नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे थे, वह सेट किसी कारणवश पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ था, जिसे आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 11/1/2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए बेहतर तैयारी हेतु आप हमारे चैनल पर बने रहें तथा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। बाकी पिछले कुछ सेट का दोस्तों मैं अपने चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सबको भी जाके देख लें ताकि तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस सेट का पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है। तो दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति की पहचान हेतु एक नाम दिया जाता है, उसी तरह आवर्त सारणी में धातु, अधातु एवं उपधातु सभी रूप में वर्गीकृत हैं और उनके पहचान के लिए कुछ संकेत से डिनोट किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से पहचान सकें। उसी क्रम में मैग्नीशियम के लिए Mg का प्रयुक्त किया जाता है प्रतीक के रूप में। Mg से मैग्नीशियम होता है दोस्तों। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। अगर किसी का परमाणु द्रव्यमान आपको पता करना है दोस्तों और परमाणु संख्या पता है तो याद रखिएगा ट्रिक के तौर पर कि मोटा मोटी 2 गुना हो जाता है दोस्तों। अगर किसी का परमाणु संख्या 12 है तो परमाणु द्रव्यमान 24 होगा। उसी तरह से Mn किसका प्रतीक है, तो Mn मैंगनीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इसकी परमाणु संख्या दोस्तों 25 होती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। जबकि MO का प्रयोग हम लोग मॉलिब्डेनम के लिए करते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 42 होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 96 होता है। अभी यहाँ से आपको लगेगा दोस्तों कि आप बोले कि दुगना लगभग होता है, तो 42 का दुगना तो ये नहीं है, तो लगभग ट्रिक के तौर पे दोस्तों, ये मतलब पूरा तरह से सत्य नहीं है, लगभग दोगुना होता है। इसको याद रखिएगा। याद रखेंगे दोस्तों इस तरह से कि यह जो है वर्ग 2a के अंतर्गत आता है। 2a के तत्वों को क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के सिद्धांत पे चल रहा है। बाकी ये भी याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, जबकि 9 वर्ग है। उपवर्गों सहित इसकी कुल संख्या 18 है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। आप लोग बराबर सेट में देखते हैं और मैं पूछता हूं, हर एक सेट में मैं फर्स्ट में और लास्ट में एक क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहता हूं। तो आज का क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। आप लोग सुने हैं कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। तो आप तो धातु तो जानते हैं कि पारा होती है, तो इसी तरह से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम कमेंट कीजिएगा। अधातु कौन है? धातु तो पारा है, अधातु कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। यह चोलिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, उसके पंजाब व सिंध क्षेत्र में है। जबकि थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एक शुष्क मरुस्थल है। थार मरुस्थल का याद रखिएगा कि 61% भाग जो है वह भारत में है, जबकि 39% भाग पाकिस्तान में है। कच्छ की रण का अगर बात करें तो कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ के लिए फेमस है। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में। यह एक नमकीन दलदल और वीरान मरुभूमि टाइप का है दोस्तों। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, तो यह दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में है और इसी में स्पीति नदी बहती है, तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, बहुत कम लिखता हूँ, आप लोग को पता ही है कि मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा बता देना, इसलिए मेरे हर एक बातों को सुनते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण से का महत्व को दर्शाने के लिए एवं मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय हेतु विभिन्न प्रकार के नियम उसमें सुझाव दिए जाते हैं और इस दिन को मनाने का खास करके महत्व यही है कि मरुस्थलीकरण से कैसे निपटना है और उस तरह से उसके महत्व को कैसे समझना है। तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण से कैसे निपटेंगे, रोकेंगे, रोकथाम दिवस मनाया जाता है।
जबकि 5 जून को आप लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी तरह से 22 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं दोस्तों। इसी तरह से बहुत सारे और दिवस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे 2 फरवरी को सुन लीजिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड दिवस जिसको बोलते हैं, उसको मनाते हैं 2 फरवरी को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन हैं? तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने स्टीव जॉब्स ने स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड बेन, ये सब के साथ मिलकर एप्पल का निर्माण किया था, तो इसलिए सह संस्थापक में से एक स्टीव जॉब्स आते हैं। एप्पल के सीईओ की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में एप्पल के सीईओ टिम कुक साहब हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनियों का सीईओ पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा टिम कुक हैं। जबकि बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कहे जाते हैं। जबकि चार्ल्स फिल्म की बात करें तो कंप्यूटिंग टेबलिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के संस्थापक थे, जो बाद में कंपनी IBM के नाम से विख्यात हुआ। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बहुत बार बता दिया हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी क्रम में बहुत सारे संस्थापक पूछ लिए जाते हैं, सुन लीजिए कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं उस यूट्यूब के संस्थापक स्टीव चैन और भारतीय एक थे जावेद करीम, दोनों ने मिलकर किया था। गूगल के संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो ये सब याद रखिएगा, जो नहीं समझ में आए बैक करके भी सुन सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? दिसंबर 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, वह किस कारण से महत्वपूर्ण था? तो यह पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो JLN जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और लाहौर अधिवेशन में पारित जो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ था कि पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज। उसी समय दोस्तों 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया था, जो कि पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद नारा के साथ फहराया गया। इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का बहुत बार चर्चा किए हैं, फिर से सुन लीजिए। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था दोस्तों, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसको भी बराबर एग्जाम में पूछता है। इसके संस्थापक किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है, जबकि इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले इसको समझते हैं। यूनेस्को एक संस्था है। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो विश्व के प्राचीन या फिर महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी क्रम में बोला गया कि अक्टूबर 2020 के अनुसार कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल नहीं हुआ था? तो हवा महल दोस्तों। जबकि सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं और आगरा किला सभी को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगर करेंट की बात करें तो भारत में वर्तमान में 43 जो हैं ऐसे धरोहर स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल के सूची में आते हैं। इस 43 में से याद रखिएगा 35 जो है दोस्तों वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं, 7 जो है दोस्तों प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। 35, 7, 42, 1, 43 दोस्तों। तो पूछ लिया जाएगा इकलौता कौन ऐसा है जो मिश्रित है, यानी प्राकृतिक भी है और सांस्कृतिक, उसको डेवलप भी किया गया है। तो इसका नाम कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा या जंगा जो भी बोलते हैं। तो ये है दोस्तों। अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का है उसको 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं को 1987 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। आगरा का किला को दोस्तों 1983 में विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया। ताजमहल को भी 1983 में किया गया था, यह भी याद रखिएगा। जबकि भारत का ऐसा पहला कौन धरोहर स्थल था जिसको विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा अजंता की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां की बेटी डैश ने
तो शाहजहां की बेटी कौन, किसने जो है शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। कहा शाहजहां की ऐसी कौन सी बेटी थी जो कि शाहजहानाबाद में नई राजधानी के बहुत सारे वास्तुशिल्प बनाए, उसमें वो भाग लिया था। तो उसका नाम जहां आरा था, वो शाहजहां की बेटी थी। शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किसने की, तो शाहजहां ने की। और शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर था, बहुत आगे था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को। उसी तरह से याद रखिएगा हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अकबर के काल को। जबकि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है, तो जहांगीर। शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, चित्रकला का जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो हिंदी का अकबर, याद रखेंगे। और उसी तरह से स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो ये शाहजहां को। आगरा के किले का पुनरुद्धार, शाहजहानाबाद शहर की स्थापना, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में विश्व प्रसिद्ध जो इमारत है ताजमहल, ये सब का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इसीलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बाकी याद रखेंगे गुलबदन बेगम का एग्जाम में बराबर पूछता है कि हुमायूं नामा का रचना किसके द्वारा किया गया, तो गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान, वो किस शहर में स्थापित है दोस्तों, तो यह जो है श्रीनगर में है। श्रीनगर में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शालीमार बाग, निशात बाग कहाँ है, तो श्रीनगर में ही है दोस्तों। और सुन लीजिए कुछ, बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में है, जो एग्जाम में बराबर पूछता है। वृंदावन गार्डन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मैसूर में है। मुगल गार्डन कहाँ है, नई दिल्ली में है। सिकंदर बाग कहाँ है, लखनऊ में है। एक अल्फ्रेड पार्क है दोस्तों, वो इलाहाबाद में है। यहीं जो है चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मारकर अपने आप को मुक्त कर लिए थे, मतलब शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था, तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे था, इसका नाम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको कि शॉर्ट में BARC बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना याद रखेंगे 1954 में होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। और करेंट की बात करें तो अभी वर्तमान में इसके निदेशक जो हैं विवेक भसीन जी हैं, विवेक भसीन। करेंट वाला याद रखिएगा, अपडेट करते चलता हूं इसलिए इसको याद रखिएगा। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, बार्क का नाभिकीय अनुसंधान, नाभिकीय ईंधन चक्र, नाभिकीय रिएक्टर प्रौद्योगिकी, ये सब में आत्मनिर्भरता हासिल करना था दोस्तों। अच्छा याद रखिएगा कि भारत में नाभिकीय हथियार के जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर राजा रमन्ना को माना जाता है। अच्छा इंदिरा गांधी, इसी क्रम में याद रखिएगा कि बहुत सारा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना हुआ था, उसी क्रम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में स्थापित हुआ था। बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रमुख परमाणु नाभिकीय रिएक्टर जो हैं उनमें से नाम आता है अप्सरा का। तो अप्सरा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, निर्माण हुआ था 1956 में, इसको याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में पूछता है। उसके बाद साइरस का पूछता है एक, साइरस का निर्माण कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तो सबसे पहले अप्सरा का हुआ था, साइरस का 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंट उरेंट सब अपडेट रहता है इसलिए हमेशा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो दोस्तों रेडवुड, दुनिया का सबसे लंबा रेडवुड है। इसी तरह से लंबा, मोटा, छोटा ये सब पूछता है एग्जाम में कभी कभी दोस्तों। सबसे लंबा आवृत बीज, आवृत मतलब होता है दोस्तों ढका हुआ, आवृत मतलब ढका हुआ। तो सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन है, तो यूकेलिप्टस है, जो कि ऐसा वृक्ष है पूरा लंबा है जिसका बीज ढका हुआ होता है। एक फ्यूनेरिया ऐसा पौधा है जो उभयलिंगी होता है, उसमें पुरुष वाला भी लिंग होता है और महिला वाला भी लिंग होता है, इसलिए उसको उभयलिंगी बोलते हैं। उसका नाम है फ्यूनेरिया। कोई पूछेगा एक पौधा ऐसा जो उभयलिंगी है तो बताइएगा उसको फ्यूनेरिया। अच्छा साइकस के बारे में याद रखिएगा कि अनावृत बीजी पौधा है, ऐसा पौधा है साइकस जिसका बीज जो है ढका हुआ नहीं रहता है। चीड़ अनावृत बीजी पौधा है, चीड़। देवदार की अगर बात करें तो देवदार एक सीधे तने वाला ऊंचा शंकुधारी वृक्ष होता है
जिसका लकड़ी मजबूत होता है और हल्का होता है, ये याद रखिएगा। हिमालय के पर्वत और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है देवदार। और जो है याद रखेंगे कि इसे हाइपरियन भी कहा जाता है। देवदार को कभी कभी हो सके पूछ ले, हाइपरियन भी कहा जाता है देवदार को। और इसे कैलिफोर्निया रेडवुड भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर, पीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। कहता है कौन कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो IBM। अभी जस्ट इसका फुल फॉर्म बताए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही बंद कर दिया था। इस कंपनी का स्थापना 1911 में हुआ था दोस्तों, IBM का। तो यह कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निर्माण और बिक्री करता है। IBM नामक कंपनी जो था वो विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया था, जिसे मार्क फर्स्ट का नाम दिया गया था। यही IBM जो कंपनी है विश्व का पहला गणना मशीन का आविष्कार किया, जिसे मार्क फर्स्ट नाम दिया गया। उसी तरह से याद रखेंगे एसर कंपनी की स्थापना 1976 में हुई थी और अष्टान सिंह इट अल ने किया था इसका स्थापना। ये सब उतना नहीं पूछेगा। जबकि आसूस का स्थापना दोस्तों 1989 में हुआ था और 1989 में हुआ। इसके संस्थापक TH टूंग माने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। जबकि डेल कंपनी की स्थापना 1984 में हुई और मिसेल ने इसका आविष्कार किया, मिसेल, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है? तो फोरट्रॉन का पूर्ण रूप होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR से फॉर्मूला और TRAN से ट्रांसलेशन शॉर्ट में। फोरट्रॉन क्या है? तो उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे बहुत बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। LLL का मतलब क्या होता है? तो लो लेवल लैंग्वेज। जबकि HLL का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। ऐसे करके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसको याद रखिएगा। फोरट्रॉन जो है बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी अलजेब्रा पर आधारित है। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास दोस्तों JW बेकम ने किया। फोरट्रॉन का आविष्कार बेकम, ऐसे भी बराबर एग्जाम में पूछता है कि किसने किया फोरट्रॉन का आविष्कार? तो बेकम ने। बेकहम या बेकम, कहीं कहीं बेकहम लिखा रहता है, कहीं कहीं बेकम लिखा रहता है। और 1957 में किए थे ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से व कम समय में ही हल करने के लिए किया जाता है। अब वैज्ञानिक कार्य के लिए भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एक कोबोल होता है, जो कि पिछला सेट में भी हम करा दिए हैं। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और इसी तरह से एक बेसिक होता है दोस्तों, BASIC, बेसिक भाषा। इसका पूर्ण रूप क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसको भी याद रखिएगा, ये सब का फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड सभी सेट में करवाता हूँ, एक सेट में सब कुछ बोलना संभव नहीं है दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र को समझते हैं तो बराबर बताए हैं सेट में कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में, जबकि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसका 6 महत्वपूर्ण अंग है, उसी में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य में से 5 अस्थायी होते हैं। अस्थायी का ट्रिक भी मैं पिछला सेट में करवा दिया हूँ। यू अरुफाची शॉर्ट में ट्रिक है दोस्तों। यू अरुफाची मतलब ये 5 देश, यू से UK, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस और ची से चीन, ये 5 अस्थायी है। जबकि 10 अस्थायी देश जो चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा। और सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसका नियुक्ति महासभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। याद रखेंगे कि स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई
और इसी का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश दोस्तों जो है WHO के सदस्य हैं और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को जो है प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अभी वर्तमान में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम है। टेड्रोस एधनोम, वो लोग का नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है दोस्तों, इसलिए समझ गए होंगे आप, ये याद रखिएगा, याद रखेंगे। और ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक का मुख्यालय वियना में है, याद रखिएगा। उसी तरह से और याद रखिएगा कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क सिटी में तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ऊपर में UNO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, या उनका मौलिक अधिकार है, ऐसा घोषित किया गया है। यह योजना दोस्तों 2001 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने शुरू की थी, याद रखेंगे 2001 में शुरुआत हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल की राजधानी डकार में विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि ने प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए 6 बिंदु पर चर्चा किया था और उसी 6 बिंदुओं को ध्यान में रखकर भारत ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिर से बैक होकर सुन लीजिएगा। और इसी के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रस्ताव रखा गया था। अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब? 2002 में। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में दोस्तों 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना उनका मौलिक अधिकार है और अनिवार्य है, ऐसा वर्णित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों IIT गांधीनगर। FSSAI की अगुवाई में ईट राइट कैंपस पहल का उद्देश्य जो है देश भर के विश्वविद्यालय, कॉलेज, कार्यस्थल, अस्पताल ये सब के परिसर में सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देना है। इसलिए ये FSSAI काम करता है दोस्तों। ये जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पैकेट पर इसका टैग लगा हुआ होता है, देखिएगा, बिस्किट से लेके जो भी डालडा कुछ का भी खाने के सामान पे ये अनुमति देता है, तभी मार्केट में आता है दोस्तों। तो इसका मुख्य उद्देश्य है FSSAI को का कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, कार्यस्थल या अस्पताल जितने भी जगह है बढ़िया मतलब भोजन उपलब्ध कराना है। और याद रखिएगा कि फरवरी 2024 में वर्तमान में भारत में 500 से ज़्यादा अस्पतालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिस इसका फुल फॉर्म होता है FSSAI का, उसके द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित कर दिया गया। फरवरी 2024 तक में 500 से ज़्यादा। मार्च 2024 में भारतीय जेल में खाद्य सुरक्षा सुधार के तहत 100 जेल ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? कहा इनमें से कौन मार्ग है जो 1853 में अंग्रेज के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किया गया और लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल बंबई से थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर की यात्रा किया था दोस्तों। कम समय में बहुत लंबा दूरी, यही दूरी को आदमी पैदल पहले तय करता था तो बहुत ज़्यादा दिन लगता था, या फिर साइकिल से करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों। तो पहला रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चली थी। दूसरी रेलगाड़ी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं पूछा था, फिर भी याद रखिएगा। दूसरी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर चली थी, 2 किलोमीटर ज़्यादा। पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर, दूसरी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर चली थी। और रेलगाड़ी तो 1853 में भारत की पहली चली, जबकि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1849 में कलकत्ता से रानीगंज तक भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा कि भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है।
और 16 अप्रैल 1853 को पहली बार यात्रियों के लिए तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी वही ट्रेन को हरी झंडी दिखाए थे। भारत की पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम क्या है? तो एग्जाम में पूछता है फेयरी क्वीन, ये तो बराबर पूछता है दोस्तों, फेयरी क्वीन, इसको याद रखिएगा। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है दोस्तों, और भारतीय रेल का जनक के रूप में भी उन्हें जानते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जॉन मथाई के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास डैश नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अरविंद अडिगा। बहुत सारे बुक का लेखक पूछे जाते हैं दोस्तों, तो हाल फिलहाल में जो फेमस बुक रहेगा उसको पढ़ के ही जाइएगा। अरविंद अडिगा जो है अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखक हैं, जिन्हें अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर, इसके लिए इन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसीलिए अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के रूप लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिला था। अरविंद अडिगा को पहला उपन्यास था द व्हाइट टाइगर, उसके लिए उन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था दोस्तों। और भी भारतीय हैं जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला है, जैसे वीएस नैपाल, वो लिखे थे इन ए फ्री स्टेट, उन्हें 1971 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। अरुंधति रॉय के नाम सुने होंगे, उनका फेमस बुक था जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए उन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। जबकि सलमान रश्दी, उनका फेमस बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 में मैन बुकर पुरस्कार मिला। और एक किरण देसाई का भी नाम आता है जो बराबर एसएससी एमटीएस वगैरह एग्जाम में मिलेगा आपको। इन हेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में कब भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के प्रयास किए? तो 1951 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधिकाल यही था दोस्तों, जो कि हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। एग्जाम में पूछता है दोस्तों, हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था पंचम पंचवर्षीय योजना। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 तक था दोस्तों, और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर ध्यान दिया गया, उद्योग बढ़ाने के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि योजना आयोग पहले हुआ करता था, इसका बेसिक समझते हैं। योजना आयोग का गठन जो दोस्तों 15 मार्च 1950 को किया गया था। उसी का नाम बदल के 2015 में दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बैरी साहब हैं, जबकि सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। देखिए अभी पहला क्वेश्चन ही दोस्तों वैसा ही था, वही क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है कि कोई भी तत्व का एक नाम होता है और एक क्या होता है, तो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी चिन्ह होता है, जिससे कि हम लोग उसको पहचान सके। तो याद रखेंगे तत्व कहते हैं किसे, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ जो होता है वह तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब दोस्तों। 1813 में याद रखिएगा, 1813 में बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक थे। तत्वों के प्रतीक के लिए एक रासायनिक प्रणाली दिए थे, जिसमें तत्वों के नाम लैटिन भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा का पहला शब्द और अन्य प्रमुख शब्द के रूप में दिया गया। बहुत सारा का पूछ लिया जाता है, जैसे मरकरी का किससे संकेतिक किससे डिनोट किया जाता था? Hg से। सोना को Au से डिनोट करते हैं, सीसा को प्लम्बम Pb से करते हैं, सोना को औरम Au से बोलते हैं दोस्तों। सोडियम को Na से डिनोट किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। पोटेशियम को K से। बहुत बार पूछ दिया जाएगा कि पोटेशियम का प्रतीक इनमें से क्या है, तो पोटेशियम आप सोच रहे हैं कि P से होगा, लेकिन दोस्तों फंस जाइएगा, K से पोटेशियम होता है, याद रखिएगा। सिल्वर को यानी चांदी को अर्जेंटीनम Ag से डिनोट किया जाता है। क्लोरीन को Cl से किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन लगा रहता है, तो टंगस्टन को किससे डिनोट किया जाता है? तो कैपिटल W से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसीलिए लिखता हूं कम, क्योंकि ज़्यादा बोलता हूं, लिखने में वीडियो लंबी हो जाती है दोस्तों। संसदीय प्रणाली में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक
एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? कहता है संसदीय जो प्रणाली हमारा है वो राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन जो शक्ति प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह किसके सलाह पर किया जाता है? तो मंत्री परिषद के द्वारा। वो खुद नहीं राष्ट्रपति चाहेंगे तो हाँ भारत में आज से नोट बंद हो जाएगा, या फिर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू आज से हम कर देंगे। राष्ट्रपति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो कुछ भी करेंगे तो पहले के ज़माने में राजा कुछ करने से पहले अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा करता था। जस्ट लाइक उसी तरह से अभी भी है दोस्तों। राष्ट्रपति राजा हैं और अपना जो संसदीय प्रणाली में जितने मंत्री हैं, मंत्री परिषद, उसके सलाह से ही कुछ काम करते हैं दोस्तों। जैसे संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है, और अनुच्छेद 74 का 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। अनुच्छेद 352 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 पिछला सेट भी करा दिए हैं, पिछला सेट में भी ये वाला। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों। और इसी क्रम में एक अनुच्छेद 360 आता है जो कि वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। अभी भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। और भी राष्ट्रपति का 1, 2, 3 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाता है, और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो दोस्तों 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहला बार राष्ट्रगान। अभी तो हम कुछ ऊपर पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित बिशन नारायण धर ने किया था, याद रखिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी पीछे बता भी दिए थे कि ये अंग्रेज ICS अधिकारी थे एओ ह्यूम, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। संविधान समिति ने 24 जनवरी, याद रखिएगा इसको, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन को के हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों, और इसी में कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल, जिसका कि मिलन 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, एसीएम ने। और वर्ष 1917 में जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के अध्यक्षता में किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान? गांधी जी ने एक ऐसा कौन सा एक अभियान किए थे किसके खिलाफ जिसमें कि प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के रूप में जवाब था? तो रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था दोस्तों, इसी के खिलाफ में गांधी जी एक अभियान किए थे। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? तो प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप लगाया जाता था और पेशी के बिना नजरबंदी के रूप में रखा जाता था मुजरिमों को। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रहा था उसको दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट में यह व्यवस्था थी कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। संदेह पे हमको अगर किसी को जेल में डालना हो तो हम झूठ मूठ के बोलते थे तुम चोर जैसा लग रहा है, तुमको हम जेल में डालेंगे, ऐसा करके यह नियम बना दिया था जान के कि ऐसे जिस पे डाउट होगा सारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर देंगे और कोई अंग्रेजों का विरोध करने वाला बाहर नहीं रहेगा। इस रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा गया दोस्तों। याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर दोस्तों 1918 तक चला, जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में घटित हुआ दोस्तों, जिसमें दर्दनाक मौतें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा टीम ICC पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। जबकि याद रखेंगे कि
वर्ष 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी पुरुष T20 विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। याद रखेंगे, आईसीसी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1909 में, और इसका मुख्यालय दुबई में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आईसीसी का पहला T20 मैच कब खेला गया? तो 2007 में। जैसे आईपीएल का प्रारंभ 2008 से माना जाता है, तो आईसीसी का T20 फॉर्मेट का मैच पहला 2007 में खेला गया। 2024 में, अच्छा T20 2024 में जो मैच हुआ वह भारत जीता। अभी वर्तमान में आईसीसी T20 क्रिकेट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे भारत है, सेकेंड पोजीशन पे इंग्लैंड है दोस्तों, ये है, और थर्ड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। कह रहा है यदि भारत के जितने भी लोग हैं उसको एक संसाधन के रूप में हम लोग उपयोग नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं दोस्तों। अर्थव्यवस्था के लिए वित्त और निवेश में एक देयता कंपनी की संपत्ति पर दावा होता है। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म होते हैं दोस्तों, वो इकोनॉमिक्स बेसिक पढ़ने वालों को ही समझ में आता है, और एक दो क्वेश्चन के लिए एक डाल ही दिया जाता है सेट में, हर एक सेट में कुछ ना कुछ। अर्थव्यवस्था में परिसंपत्ति जो होता है, ये परिसंपत्ति वो एक आर्थिक संसाधन होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी पीछे दिवस करवा रहे थे उसी समय बता दिए थे दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। जैसे अभी आगे पढ़े थे हम लोग मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, माने मरुस्थल को कैसे रोकेंगे उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जा रहा था, उसी तरह से इसको है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। याद रखेंगे, 1974 में पहली बार मनाया गया। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम जो स्वीडन में है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया। पहला सम्मेलन पर्यावरण पर 1972 में हुआ दोस्तों, 1972 में, और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1974 में 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस वर्तमान में जो गुजरा 2024 का, उसका थीम है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। याद रखेंगे। 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि लगभग फेवरेट क्वेश्चन है रेल का, हर बार पूछता है। 12 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो पैरासाइट जीता था 2020 में। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में वर्ष 2024 में क्रिस्टोफर नोलन का एक पिक्चर है ओपेनहाइमर, उस फिल्म ने 96वां जो ऑस्कर हुआ उसमें पुरस्कार जीता है। 13 में से 7 पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला है। याद रखिएगा, फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने ही जीता है, इसको याद रखिएगा। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार द बॉय एंड द हेरोन जीता है। 96वें क्रम का जो ऑस्कर समारोह हुआ उसमें बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को मिला है। एम्मा स्टोन 96 नंबर का जो ऑस्कर पुरस्कार मिला उसमें बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन थी, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड याद रखिएगा किलियन मर्फी को मिला। एक्टर में ये इनको मिला और एक्ट्रेस में एम्मा स्टोन को मिला। अच्छा, ये किस फिल्म के लिए मिला है एम्मा स्टोन को? पुअर थिंग्स के लिए। और किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए मिला है, जिसको कि बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो दोस्तों विटामिन के की कमी रहेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। रक्त का थक्का जमना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोस्तों हमारा हाथ पैर कहीं से भी कट जाएगा तो खून रुकने का नाम नहीं लेगा, और खून जब रुकेगा नहीं तब शरीर से पूरा ब्लड बह जाएगा और उसमें आदमी का जो है जान, किसी भी जीव की जान भी जा सकती है। एक स्वस्थ मनुष्य में दोस्तों 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, याद रखिएगा।
और याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रूप से सभी विटामिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए की अगर बात करें, शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। अच्छा, विटामिन ए की ए जो होता है वो आँखों की निरोगता के लिए उपयोग में आता है दोस्तों, जैसे रतौंधी वगैरह ये सब। विटामिन ए की कमी रहेगी तो रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली जो होता है ये सब उसकी कमी से सूज जाते हैं दोस्तों। विटामिन बी और बी की अगर बात करें और सी की बात करें तो ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील ए डी ई के, या फिर इसको कुछ लोग शॉर्ट में ट्रिक के तौर पे इसको कीड़ा के रूप में याद रखते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, यानी ए डी ई के। कीड़ा जो है वसा में घुलता है, जबकि बी सी, विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील है। विटामिन डी दोस्तों वृद्धि और अस्थि और दांत का निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन ई सामान्य जो जनन क्षमता के लिए, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है दोस्तों। और विटामिन के जो अभी हम लोग पढ़े, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और रुधिर के समान थक्के जमना, यकृत की समान क्रिया के लिए भी विटामिन के जरूरी है दोस्तों। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य प्रकाश से मिलता है और प्राकृतिक स्रोत से भी मिलता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है दोस्तों। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका प्रचुर स्रोत आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई क्षेत्र में जो बर्फ होता है उसका सफाई कराया जाता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा। सीमा सड़क BRO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1960 में हुई थी। इसका नाम ही है दोस्तों सीमा सड़क संगठन, यानी भारत के जितने बॉर्डर हैं सभी पे सड़क निर्माण करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। सैनिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना इसका प्रमुख काम होता है। सीमा सड़क संगठन भारत के बाहर भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान, यह सब देशों में सड़क निर्माण का कार्य करते हैं बॉर्डर पे। और सीमावर्ती क्षेत्र में पहाड़ी इलाके होने से भूस्खलन हो जाता है, या फिर चट्टान के टूटने फूटने, या फिर बर्फ के कारण सड़क अवरुद्ध हो जाता है, तो ये सब में ये सीमा सड़क संगठन काम करता है दोस्तों। 7 मई 2024 को BRO जो है अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों। 7 मई 1960 में इसका स्थापना हुआ था, इसलिए 7 मई 2024 को BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वृक्ष उगाते हैं। कहता है कौन ऐसी प्रक्रिया है, तो कृषि वानिकी एक ऐसी प्रक्रिया है ना जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर या तो व्यापार के दृष्टिकोण से या फिर गैर वाणिज्यिक यानी बिना व्यापार के उद्देश्य से वृक्ष उगाते हैं। याद रखिएगा। फसल के साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि फसल के साथ साथ पेड़ एवं झाड़ियों को समुचित प्रकार से लगाकर दोनों ओर से लाभ प्राप्त करने को कृषि वानिकी कहते हैं। और वन संरक्षण वानिकी क्या चीज है दोस्तों, वन संरक्षण वानिकी तो वानिकी की एक ऐसी शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित होता है और प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित कारणों या फिर प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति से जंगल के नुकसान की रोकथाम और नियंत्रण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एक कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1986 में आया, जिसको कि ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। यानी कि बीमा से रिलेटेड प्रमुख काम करने के लिए जिम्मेवार IRDAI है दोस्तों। इसका पूरा नाम क्या है, तो I फॉर इंश्योरेंस, R फॉर रेगुलेटरी एंड D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर ऑथोरिटी, I फॉर ऑफ इंडिया। याद रखेंगे। IRDAI की स्थापना 1999 में किया गया था दोस्तों, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। IRDAI बीमा क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन है, जबकि इसी क्रम में एक LIC आता है बीमा क्षेत्र का, बहुत फेमस है दोस्तों LIC की स्थापना 1956 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। और एक होता है GIC, और GIC की स्थापना 1972 में हुआ था। मल्होत्रा समिति का संबंध बहुत बार पूछता है ना कि चिलैया समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से है। उसी तरह से मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो बीमा क्षेत्र से है। क्रिसिल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चौथा ऑप्शन। क्रिसिल क्या है दोस्तों, तो एक वित्तीय रेटिंग एजेंसी है। यह जो है रेट बताता है कि मतलब भारत का विकास दर इस साल कितना रहेगा, इस वित्त वर्ष में कितना रहेगा। बहुत बार करेंट अफेयर में पढ़े होंगे कि क्रिसिल ने बताया है कि इतना रहेगा भारत का विकास दर इस
इतना परसेंट से भारत विकास करेगा इस वित्तीय वर्ष में। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई भारत की वित्तीय क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे दोस्तों। और सभी बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। जबकि आईसीआईसीआई निजी क्षेत्र की भारत में एक महत्वपूर्ण बैंक है और इसका स्थापना 1994 में हुआ था। आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण, जिसको कि नोटबंदी बोलते हैं, उसकी घोषणा कब की गई थी? तो यह तो सबको पता होगा, 8 नवंबर 2016 को, और 8-9 बजे शाम में ही किया गया था घोषणा दोस्तों। यह विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया गया था। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो काला धन के बढ़ जाने से अर्थव्यवस्था का खतरा बढ़ जाता है, तो इसी को दूर करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। इसमें क्या किया गया था? 2016 में 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे काला धन रोकने के लिए। काला धन कैसे दोस्तों? जैसे मान लिया जाए हम जान रहे हैं कि हमारा वार्षिक इनकम इतना होगा तो हर महीना हमको इतना टैक्स या फिर हर साल इतना टैक्स भरना पड़ेगा, एक साल में इतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो दोस्तों बैंक में पैसे न रख के लोग घर में छुपा करके 1-1 हज़ार का नोट बहुत सारे घर में रखे थे, तो बैंक वाले को पता ही नहीं चल रहा था कि पैसा किसके पास है। और ये मतलब टैक्स भरने के से बचने के लिए ऐसा करते थे बड़े बड़े लोग दोस्तों। अब ये नोट बंद हो जाएगा तो अगर वो बैंक में जमा करेगा तो टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं जमा करना पड़ेगा तो ये फाड़ के फेंकना पड़ेगा, ये उसको जलाना पड़ेगा, और इस नंबर से सरकार अपना फिर नया नोट छाप लेगी। तो दोनों में सरकार को फायदा था। जमा करोगे तो टैक्स दोगे, और नहीं जमा करोगे तो उस नोट के नंबर से दूसरा नोट छपा जाएगा। भारत में पहला बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? ऐसा नहीं दोस्तों कि 2016 में पहली बार विमुद्रीकरण मोदी के द्वारा किया गया। भारत में पहला बार जो विमुद्रीकरण नोटबंदी 1946 में हुआ था दोस्तों, और दूसरी बार 1978 में हुआ था। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। विमुद्रीकरण अभी बताएं, किसी देश में मुद्रा को परिवर्तन किया जाता है उस समय, और जिसे काला धन को समाप्त किया जा सके। काला धन क्या है? तो काला धन ऐसा धन है जिसे प्राप्त करने का स्रोत उपलब्ध नहीं है, यानी कि जिस पे हम टैक्स नहीं देते हैं। काला धन एक समांतर अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लेता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय और कॉफी की फसल डैश फसलों की श्रेणी में आती है दोस्तों? तो वृक्षारोपण फसलें। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते होंगे चाय और कॉफी नकदी फसल के अंतर्गत आता है, तो नकदी फसल के अंतर्गत भी आता है, लेकिन नकदी फसल तब आप मारिएगा सेट में जब वृक्षारोपण फसल नहीं रहेगा। वृक्षारोपण खेती व्यावसायिक खेती का ही रूप है दोस्तों, जहां पर अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जाता है वृक्षारोपण फसल। हालांकि चाय और कॉफी नकदी फसल के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि नकदी फसल को उपजाने का मेन उद्देश्य होता है बेचना। और नकदी फसलें उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे जूट, कॉफी, गन्ना, कपास, ये सब नकदी फसल है। खाद्य फसल भोजन के मुख्य रूप से भोजन खाने योग्य भोजन उत्पादन हेतु खाद्य फसल का उपयोग किया जाता है। जबकि बागवानी फसल तो आम, केला, नींबू, ये सब अंगूर, इलायची, ये सब बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि दोस्तों भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी को मानना था ना कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए, यानी कि सामाजिक बुराई भारतीयों को नहीं करना चाहिए। इनमें से कौन सामाजिक बुराई नहीं है? तो निरक्षरता मतलब पढ़ना लिखना नहीं, एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। बाल विवाह एक प्रकार का सामाजिक बुराई है। तो दोस्तों ये सामाजिक बुराई से छुटकारा पाना चाहिए, ऐसा गांधी जी का कथन था। निरक्षरता नहीं होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए, और बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। जबकि सामाजिक बुराई मुद्रास्फीति नहीं है दोस्तों। मुद्रास्फीति क्या चीज है? मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमत में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति कहा जाता है, वृद्धि को। अच्छा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो क्रय शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी, तथा मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होगी, कीमत में। इस प्रकार से सार्वजनिक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक लड़का कोई बाइक चला रहा है और बेफजूल इधर से इधर पेट्रोल भरवा के
दौड़ धूप रहा है मार्केट में दिखाने के लिए, तो वो पेट्रोल का बेफजूल खपत है। जितना पेट्रोल खपत होगा सरकार समझेगा वो ज़्यादा पेट्रोल खपत हो रहा है, तो मुद्रास्फीति यानी कि पेट्रोल के कीमत में वृद्धि होगी दोस्तों। तो ये इस तरह से इसको समझाने के लिए हम बोले। अच्छा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति लाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में रायपुर नहीं है। रायपुर कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है। जबकि ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल सभी मध्य प्रदेश में है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और देश के 26वां राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। और सन 2000 में याद रखिएगा छऊझा छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड और झारखंड तीनों का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी याद रखिएगा भोपाल है। जबलपुर और ग्वालियर ये सब तो जान रहे हैं। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और रायपुर खारून नदी के तट पे बसा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीटी कल्चर क्या है? बहुत बार कृषि के बारे में पूछता है, इसके अंतर्गत किसका कृषि किया जाता है? उसी क्रम में बीटी कल्चर क्या है? तो अंगूर की खेती को बीटी कल्चर नाम दिया जाता है दोस्तों। याद रखेंगे, फूलों की खेती, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं दोस्तों। जबकि ओलेरी कल्चर, फ्लावर मतलब फूल होता है, तो ट्रिक पे याद रखिएगा, फ्लोरी कल्चर में फूल की खेती किया जाता है। सब्जी का खेती ओलेरी कल्चर। एक ओल होता है दोस्तों, ओल भी खाते हैं हम लोग, ओल मतलब एक प्रकार का सब्जी होता है, तो इसको भी ट्रिक के तौर पर याद रखते हैं। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में सब्जी का खेती किया जाता है। और आम जो है एक प्रकार का फल भी है, तो आम पोमोलॉजी याद रखिएगा, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आम का भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपी कल्चर में याद रखिएगा मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है या फिर शहद का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारा अध्ययन आप लोग पढ़े होंगे। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, बीटी कल्चर में अंगूर का, ये सब बहुत सारा। एक लुसेंट का जीव विज्ञान का पहला या दूसरा पेज में सिर्फ इससे रिलेटेड अध्ययन बहुत अच्छा से एक जगह दिया हुआ है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? क्योंकि बोलने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। पीएसएलवी का पूर्ण रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है वो पीएसएलवी से किया जाता है। एक होता है दोस्तों जीएसएलवी, जो कि पिछला सेट में भी करा दिए हैं। जीएसएलवी का पूर्ण रूप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसका मतलब। एक होता है एएसएलवी, इसका पूर्ण रूप होता है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सब तीनों याद रखिएगा। ये सभी सैटेलाइट प्रक्षेपण किया जाता है। और सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए भारत में एक सर्वोच्च संस्था है दोस्तों, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो डेंगू का वाहक है। कुछ कुछ कीटाणु होते हैं जो किसी जीव पे सवार होकर इधर से इधर फैलते हैं, जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के प्रोटोजोआ का जो है वहन करती है दोस्तों, तो उसी तरह से याद रखिएगा। अच्छा, 2-3 याद रखिएगा, टिटनेस बैलिसस टेटनी नामक जीवाणु से फैलता है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। प्लेग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा विब्रियो कोलेरी, जिसको कि कॉलरा जिसे फैलता है, उससे हैजा भी फैलता है। और आंत्र ज्वर, टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं दोस्तों। और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये फैलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो दोस्तों कार्यपालिका है। कार्यान्वयन जो कार्य का करता है कार्यपालिका, जबकि सरकार का ऐसा अंग जो कानून बनाती है वो विधायिका होती है, जबकि पालन करवाने का काम जो है न्यायपालिका है दोस्तों। यह इसके संरक्षण में देख रेख होता है कि बढ़िया से कानून लागू है कि नहीं, क्या है। और संसद के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है।
जबकि राज्यसभा का वर्णन 80 में है तथा लोकसभा का वर्णन 81 में है दोस्तों। कार्यपालिका के जो होते हैं दूसरे प्रमुख उपराष्ट्रपति होते हैं, पहले प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका में तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री को कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका का ही हिस्सा होता है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी इसके अंतर्गत आते हैं, और एक होता है उप मंत्री। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो मृग मरीचिका। यहाँ तो रेगिस्तान दिया है और बराबर एग्जाम में पूछता है कि सड़क पे लगता है कि जैसे आगे पानी चमक रही है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं होती है। यह एक दृष्टि भ्रम होता है। किसके कारण? तब मृग मरीचिका, जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है दोस्तों। इसमें माध्यम के अणु जो है आपतित प्रकाश विकिरण को अवशोषित करके सभी दिशाओं में फैला देते हैं और हमको देखने में लगता है कि पानी के जैसा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ठंडे प्रदेश में प्रकाशीय भ्रम, जिसको कि लूमिंग बोलते हैं। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में प्रकाशीय भ्रम, ये हो गया दोस्तों। हीरे का चमकना, प्रकाश तंतु का कार्य करना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। याद रखिएगा आप लोग को पता ही है कि हर एक सेट में फर्स्ट में और लास्ट में एक एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो आज का क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है? अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।